देखिए, डेविस के अपरदन चक्र की संकल्पना, यानी कि अपरदन के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि अपरदन किसको कहते हैं। एक स्थान से चट्टानों का टूट करके दूसरे स्थान पर जाना क्या कहलाता है? अपरदन कहलाता है। अपरदन चक्र की जो संकल्पना है, यानी कि डब्ल्यू एम डेविस जो थे, उन्होंने ये अपरदन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया और 1899 में भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया तथा बताया कि भौगोलिक चक्र अपरदन की वह अवधि है जिसके अंतर्गत उत्थित भूखंड अपरदन के परिक्रमों के द्वारा प्रभावित होकर के आकृति विहीन या समतल मैदान में बदल जाते हैं। यानी कि जो स्थल रूप है, विभिन्न प्रकार के स्थल रूप स्थलाकृति के रूप में देखने को जो मिल रहे हैं, पर्वत, पठार, मैदान, ये जो हैं इन पर भी यानी कि जो प्रक्रिया है अपरदन की, जो प्रक्रिया है वो जारी है और निरंतर अपरदन की प्रक्रिया हो रही है। तो इस तरह से यानी कि जो अपरदन की प्रक्रिया है वो भिन्न भिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत हो रही है और इसमें डेविस ने जो है ये अपनी अपरदन चक्र की संकल्पना को प्रतिपादित किया कि अपरदन के प्रक्रमों के द्वारा ये आकृतियाँ प्रभावित होती हैं और प्रभावित होकर के आकृति विहीन समतल मैदान में बदल जाती है। इसी आधार पर डेविस ने यानी कि ये प्रतिपादित किया कि स्थल रूप, संरचना और प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होती है। यानी कि जो अपरदन है, ये अपरदन, संरचना, प्रक्रम और समय, इन तीनों का प्रतिफल होता है। तो इस तरह से यानी कि ये इन्होंने बताया है कि द साइकिल ऑफ erosion was a model for stream erosion and landscape development proposed by William Morris Davis in the late 19th century. Davis staged the fluvial cycle of erosion published 1909 defined a यंग, मैच्योर एंड ओल्ड। यानी कि इन्होंने जो अपरदन की अवस्थाएं हैं, अपरदन की अवस्थाओं को तीन रूप बताया: युवा अवस्था, प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। सीक्वेंस इन द डेवलपमेंट ऑफ रिवर वैलीज एंड द लैंडस्केप, द रिवर्स वेयर यूटिंग इज बेसिस कॉन्सेप्ट इंक्लूडिंग रैपिड technique up left followed by creation of the land which follow of the reverse stream to reduce of surface to a level close। यानी कि जो संरचना है, सतह, प्रक्रम है, इनके आधार पर जो चट्टानों का अपरदन होता है, चट्टानों का अपरदन कई स्थितियों के आधार पर निर्भर करता है, जो कि नदी, धाराएं और जलीय क्षेत्र, इनके आधार पर जो है ये स्थलाकृतियाँ निर्भर करती है। यह विभिन्न घाटियों का जो निर्माण होता है, इसके बारे में जो है यानी कि एक लेवल क्लोज, एक जो क्षेत्र होता है उस क्षेत्र के आधार पर इनका निर्माण होता है। टू सी लेवल द कंसेप्ट ऑफ पेनिप्लेशन, ये जो संकल्पना है इसको पेनिप्लेन की संकल्पना दी गई है। वाज ए पार्ट ऑफ दिस मॉडल, यानी कि संप्राय मैदान की संकल्पना इसको कहा जाता है, जो कि इसका एक मॉडल है। इन हिज मॉडल डेविस पैक्ड अप आइडियाज ऑफ जॉन वेस्टले पॉवल अबाउट लिमिटेशन erosion of land on land and concluded that sea level is the ultimate base level for sub-aerial erosion. Further, he suggests that streams always have a last some gradient and temporary base levels, such as inland lakes are control points upstream of them. The model development by Davis
throws important in historical context is currently considered only a first approximation. Developments in the science of geological and geomorphology, especially in the plate tectonics revolution of the 1960 and 70 have confirmed the primary nature of the model. यानी कि ये जो पेनीप्लेन की जो संकल्पना है, संपर्क मैदान की संकल्पना, यानी कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के आधार पर, यानी कि जो प्रभाव होता है, यानी कि जो विवर्तनिक घटनाएं होती हैं, उन विवर्तनिक घटनाओं से धरातल की जो विषमताएं वो दूर होती हैं और धरातल पर विभिन्न प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। अतः अपरदन चक्र वह अवधि है जिसमें कोई नवनिर्मित स्थल रूप पूर्णतः समतल मैदान परिवर्तित हो जाता है। स्थल रूपों की प्रारंभिक अवस्था में परिवर्तन के स्तर पर डेविस ने अपरदन चक्र की 3 अवस्थाएं, ये अवस्थाएं तरुणावस्था, प्रौढ़ावस्था और जीर्ण अवस्था। डेविस के अंतर्गत आर्द्र जलवायु क्षेत्रों में अपरदन तथा स्थल रूपों में परिवर्तन नदी अपरदन द्वारा किया जाता है। इसलिए डेविस ने अपरदन चक्र को नदी अपरदन के संदर्भ में प्रस्तुत किया है और अपरदन चक्र के प्रारंभ में किसी उत्थित स्थल खंड के शीर्ष गोलाकार होते हैं तथा ऐसे क्षेत्र में विकसित होने वाली नदियाँ अनुवर्ती नदियाँ होती हैं। अनुवर्ती नदियों का मतलब है कि जो एक नदी बह रही है उस नदी के मार्ग के अनुसार ही प्रवाहित होना, यानी कि नदी का जो मार्ग है उस मार्ग के अनुसार ही वो प्रवाहित होती चली जाती है। कि ये नदियाँ अपने आधार तल तक अपरदित करने का प्रयास करती रहती हैं। वो युवावस्था में जो नदियाँ होती हैं वो घाटियों को गहरा करती हैं, यानी कि युवावस्था जो है, युवावस्था के अंतर्गत घाटियाँ गहरी होती हैं। तीव्र ढाल के कारण नदियों का वेग तीव्र होता है, जिसके परिणाम स्वरूप अधिकतम वहन क्षमता के कारण नदियाँ विस्तृत क्षेत्र में अपरदन करती हैं। अतः संपूर्ण क्षेत्र में स्थानीय उच्चावच में वृद्धि होती है, परंतु जल विभाजकों का अपरदन अभी नहीं हो रहा था। जल विभाजक का मतलब होता है यानी कि सीमाओं को अलग अलग करना, कि जहाँ तक नदियों के बीच में जो बहाव क्षेत्र होता है उसको बांटना। अधिकतम क्षेत्र की ऊंचाई में कमी नहीं आती है और अपनी प्रौढ़ अवस्था प्रारंभ होते ही नदियों के वेग एवं उनके धारण करने की क्षमता में या नदी घाटी के ढाल में कमी के साथ साथ कमी आ जाती है, जिससे घाटियों की चौड़ाई बढ़ने लगती है। पहाड़ियों तथा जल विभाजक का अपरदन होने से उनके शीर्ष नुकीले होने लगते हैं और अपरदन के कारण धरातल का ढाल सम हो जाने से नदियों का प्रवाह वेग कम हो जाता है और घाटियाँ का गहरा होना रुक जाता है। स्थानीय उच्चावच घटना और ऊंचे भागों का अपरदन होना इस अवस्था की महत्वपूर्ण विशेषता है। जीर्ण अवस्था में क्या होता है? जीर्ण अवस्था में ढाल के अति न्यून होने पर नदियों के वेग में अत्यधिक कमी आ जाती है और स्थलाकृतियाँ समतल से बहुत कम ऊंची रह जाती हैं तथा नदियाँ अपने आधार तल के निकट पहुँच जाती हैं, जहाँ पर उनका अपरदनात्मक कार्य समाप्त हो जाता है। नदियों की परिवहन क्षमता कम हो जाने पर वह अपरदित पदार्थों का निक्षेपण करने लगती है, जिससे कि संपूर्ण क्षेत्र आकृति विहीन मैदानों में रूपांतरित हो जाता है। आवर्धन की क्रिया के समापन के निकट पहुंचने पर समस्त स्थल खंड एक निम्न उच्चावच वाला क्षेत्र बन जाता है। इस प्रकार बने आकृति विहीन मैदान को संप्राय मैदान कहा जाता है और डेविस के अनुसार कभी कभी इन मैदानों में कुछ उठे भाग मोनेड नोक भी परिलक्षित होते हैं, जो कि प्रारंभिक स्थलखंड की अपेक्षाकृत कठोर अवशेष होते हैं। जो कठोर चट्टानें होती हैं वो यानी कि वह मोनेड नोक के रूप में खड़ी जाती है। मोनेड डेविस के अनुसार जो है संपूर्ण अपरदन चक्र एक लंबी अवधि में पूर्ण होता है और इस लंबी अवधि में भौगोलिक और जलवायु संबंधी परिस्थितियाँ परिवर्तित हो सकती हैं और अपरदन कार्य में अवरोध उत्पन्न कर सकती हैं। यानी कि कभी वर्षा कम हो सकती है तो कभी वायु का वेग तेज हो सकता है। तो इस तरह से यानी कि जो अपरदन के कार्य हैं, अपरदन के जो तत्व हैं उनमें परिवर्तन होता रहता है
और अपर्दन जो है वो प्रभावित होता रहता है कि यदि वर्षा की मात्रा होगी तो अपर्दन अधिक होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ऐसी स्थिति में जो है अपर्दन की दर प्रभावित होती रहती है। अपर्दन इस प्रकार का अवरोध उत्पन्न होने की स्थिति में चक्र के पुनः आरंभ होने के लिए डेविस ने पुनर्यौवन शब्द का उपयोग काम में लिया है। कि पुनर्यौवन का मतलब है जैसे कि एक कुछ समय के लिए नदी का बहना रुक जाए और फिर बाद में 50 साल के बाद में उसी क्षेत्र में वो बहने लगे, तो उसको कहेंगे नदी का पुनर्यौवन। तो इस तरह से यानी कि ये लंबे समय के बाद में वो बहने लगती है, तो इस तरह से उसको पुनर्यौवन कहा जाता है। इसके अंतर्गत यानी ये जो है इसमें ये संकेत दिया है कि पुनर्यौवन जो है ये कभी भी प्रारंभ होता है और एक बार स्थलाकृतियों संप्रदाय मैथन के रूप में विकसित होने से पहले ही अपर्दन चक्र बाधित हो जाता है और पुनः अपनी प्रथमावस्था प्राप्त कर लेता है। अपर्दन चक्र की इस लंबी अवधि में कई बार नदियों के जो आधार तल हैं वो परिवर्तित हो जाते हैं, अतः नदियाँ अपना नया आधार तल प्राप्त करने हेतु अपर्दन पुनः प्रारंभ कर देती हैं तथा अपर्दन चक्र लगातार चलता रहता है। डेविस की अपर्दन चक्र की जो संकल्पना है ये इसकी काफ़ी आलोचना की गई है। आलोचकों के द्वारा डेविस द्वारा जो प्रतिपादित है तीव्र उत्थान और उत्थित स्थल खंडों के अपर्दन की संकल्पना को भ्रामक बताया गया है। उसकी संकल्पना में उत्थान के समाप्त होने पर अपर्दन की क्रिया के आरंभ में होने की बात कही गई है, जबकि पैंक ने अपर्दन और उत्थान की क्रिया के साथ साथ घटित होने वाली क्रियाओं के रूप में प्रतिपादित किया है। पैंक के अनुसार अपर्दन की प्रक्रिया उत्थान की प्रक्रिया के साथ साथ आरंभ होती है तथा इसकी दर उत्थान की दर पर निर्भर करती है। इसलिए स्थलाकृतियाँ उत्थान तथा अपर्दन के दरों के बीच अंतर का परिणाम होती हैं। फिर भी डेविस के सिद्धांत की आलोचना की गई, किंतु उसे आज भी अपर्दन चक्र की संकल्पना प्रतिपादन करने वाला प्रथम विद्वान माना जाता है। उसकी संकल्पना को जो है भूगोलवेत्ता आज भी महत्वपूर्ण संकल्पना मानते हैं। तो इस तरह से यानी कि ये जो है ये वेरी इम्पोर्टेंट थ्योरी डेविस क्रिएट द साइकिल ऑफ इरेशन हैज decided why Davis has its antinatal stage at a time when land mass, youth stage and रिवर कैप्चर का मतलब होता है नदी का जल ग्रहण करना, यानी कि एक नदी जब दूसरी दिशा से आकर के उसको मिलती है तो उसको बोलते हैं नदी कैप्चर। When one of the two rivers following in opposite direction from a single divide become more effective in irrigation due to steeper gradient, the divided gradually recedes towards the side with the gently slope. In other words, the river with steeper gradient, यानी कि एक नदी जब दूसरी नदी के समांतर बहती है तो जब समांतर बहते बहते उसके मार्ग उसका जो जल होती है उसको अपने आप में समाहित कर लेती है, यानी कि वो दोनों नदियाँ आपस में मिल जाती हैं, तो वो नदी कैप्चर की स्थिति होती है। Mature stage, in the stage rivers attains profile of equilibrium, the land mass is full dissected and a well integrated drainage system in developed ridges and valleys develop prominently. Floods plain develop and river meandering take place. The topography consist of features such as
मेंडर्स ऑक्सो लेक्स नेचुरल ब्रिड्ज फ्लड्स प्लेन ऑविल फॉन्स। यानी कि इस अवस्था के अंतर्गत जो है प्रौढ़ अवस्था होती है और प्रौढ़ अवस्था में नदियाँ जो है वो गहराई की तरफ हटा करती हैं। यानी कि जो नदियाँ होती हैं नदियाँ ढाल को अधिक परिवर्तित कर देती हैं। ओल्ड स्टेज इन दिस स्टेज द स्लोप इज जेंटली एंड द वॉल्कोटी इज स्लो। इसमें जो क्रियाएं होती हैं यानी कि जो कटान की क्रिया होती है वो धीमी हो जाती है और द रिवर लॉस मोस्ट इट्स erodes over the flow in a solid manner. In old age, a river has maximum meandering. The river at this age does little of irrigation and transport, but is mostly engaged in depositing the stage characterized by the development of distributaries and the river follow almost at the base level of irrigation. The topography centered of feature like peneplains natural levels डेल्टाज आदि। यानी कि नदी की ये जो अंतिम अवस्था होती है इसमें बहाव की जो क्रिया होती है धीमी हो जाती है और जब बहाव धीमी हो जाती है तो धीरे धीरे नदियाँ जो है वो डेल्टा का निर्माण करती हैं और विभिन्न जो पदार्थ होते हैं उनका निक्षेप कर चली जाती है। तो इस तरह से यानी कि जो नदी की अंतिम अवस्था होती है उसके अंतर्गत ये पहुंच जाती है। तो इस तरह से यानी कि डेविस का जो अपरदन चक्र है वो इसके अंतर्गत बताया गया है।